हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जैसे कि जो राज्य सेवा परीक्षा है इसकी परीक्षा योजना क्या है, पैटर्न क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, कितने चरणों में होता है और किस तरह से विभिन्न चरणों में से आयोजित किया जाता है। दूसरा, एक छोटी सी प्रक्रिया इसके नोटिफिकेशन में दी जाती है इसकी प्रारंभिक एग्जाम को लेके, प्रारंभिक परीक्षा को लेके कि कैसे आप, यदि कोई क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है या इशू है तो उसके अगेंस्ट में आप पीएससी से अपील कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उनमें क्या कट ऑफ मार्क्स थे या क्या मिनिमम मार्क्स थे जो आपको क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद इस एग्जाम के थ्रू, मतलब राज्य सेवा परीक्षा के थ्रू आप कौन कौन से पदों पर चयनित हो सकते हैं वो, और इनका पद सोपान या हायरार्की क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद इन पदों पर वेतनमान क्या होता है और भविष्य में आगे आपके बढ़ने की संभावना क्या है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परीक्षा रणनीति, क्या होना चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। ये सभी सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा। देखिए, जो राज्य सेवा परीक्षा है इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहला है प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा है मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा है साक्षात्कार या इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज का, और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण या एप्टीट्यूड का। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है और इसमें कुल 200 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा ये जो पेपर है वो केवल क्वालिफायर है, मतलब आपको मेंस देने के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है, और इसमें जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे या मार्क्स मिलेंगे इनको आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाएगा, मतलब अंतिम चयन में इनकी गणना नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो आपका अंतिम चयन होगा या फाइनल सिलेक्शन होगा उसका बेस होगा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प होंगे और आपको किसी एक ही विकल्प को इसमें से चुनना होता है। हर प्रश्न पर आपको 2 अंक हैं और कुल 100 प्रश्नों के इस तरह से 200 अंकों का ये पेपर होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब कि आप 100% इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मतलब पूरे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना ही है। इसके अलावा इसका जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखिए, एग्जाम के बाद एमपीपीएससी अपनी वेबसाइट पर एक आंसर की को अपलोड करता है, जो कि इसने प्री एग्जाम के लिए निकाली हुई होती है। एक उत्तर कुंजी को अपलोड किया जाता है और 7 दिन के अंदर कोई भी एस्पिरेंट जिसको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में उसे इशू है या डाउट है तो ये इसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। मगर अपील आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करनी है, किसी और माध्यम से आप अपील नहीं कर सकते। और एक पोर्टल शुल्क जो इसके लिए निर्धारित किया एमपीपीएससी ने, वो आप इसको देकर अपनी अपील को कर सकते हैं। देखिए, अपील की प्रोसेस में आगे जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, या तो जो आंसर की है इसमें करेक्शन कर दिया जाता है एमपीपीएससी के द्वारा, या फिर जो क्वेश्चन है जिस पे डाउट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आंसर की में करेक्शन किस तरह से होगा कि यदि जो एमपीपीएससी ने अपने आंसर की में आंसर दिया है वो आंसर गलत है और उस क्वेश्चन का कोई और ऑप्शन सही है, तो ऐसी स्थिति में जो आंसर की है उसमें एमपीपीएससी करेक्शन कर देगा। इसके अलावा जो प्रश्न को कैंसिल करने का प्रोसेस है वो ये रहेगा कि यदि कोई भी ऐसा प्रश्न होता है जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सही विकल्प 1 से ज्यादा बार दिया गया है, मतलब उसमें 1 से ज्यादा बार एक ही ऑप्शन को रिपीट कर दिया गया है, या उसमें 1 से ज्यादा सही आंसर है, तो उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और तीसरा प्रोसेस ये है कि यदि हिंदी और अंग्रेजी जो अनुवाद है क्वेश्चन का, इसमें अंतर होता है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, मतलब बिल्कुल अलग ही एक अनुवाद निकलता है, तो उस स्थिति में इस प्रश्न को भी रद्द कर दिया जाए। एमपीपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना उम्मीदवारों को चयनित किया जाता है प्रत्येक श्रेणी में। इसके बाद यदि मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति जो सेम ही श्रेणी के हैं और वह कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो समान है प्री में, तो इसलिए उन दोनों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा, मतलब वो दोनों ही लोग जाके मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उसमें चयन के लिए आपको प्री में, अगर आप अनारक्षित श्रेणी में या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, और यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए।
इसके अलावा जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जो सेकंड पेपर होता है, ये पेपर केवल क्वालिफाइंग है और जो कट ऑफ है उसमें इसका जो है कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। इसमें आप जो भी नंबर लाएंगे उसको कट ऑफ में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग इसका रोल रहेगा। देखिए, अब अगर हम कुछ पिछले सालों के कट ऑफ मार्क्स की बात करें प्री एग्जाम की, तो सबसे पहले आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 2015, 16, 17 और 18 के आंकड़े हैं हमारे पास में। तो जो मेल हैं अनरिजर्व कैटेगरी के और ये फीमेल, इसमें जो 2015 में कट ऑफ है वो 156 है मेल का और 148 फीमेल के लिए। वहीं 16 में 162 और 156 और 2017 में 138, 126 और 2018 में 138 और 128 है। आप देखेंगे स्लाइटली एक डिक्लाइन दिखेगा आपको कट ऑफ में। मतलब यहाँ पे ये हम अंदाज लगा सकते हैं जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन पेपर का लेवल है, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसलिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कट ऑफ अपना आपको कट ऑफ भी ज्यादा, आपको मार्क्स भी अपने ज्यादा लाने ताकि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाए। इसके अलावा अगर हम दूसरी कैटेगरी, देखिए अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी वही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो डिटेल्स है कट ऑफ की, ये हम एक पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे जिसको आप डाउनलोड करके सारी चीजें डिटेल में ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए एक एक क्राइटेरिया के बारे में बताना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें एससी कैटेगरी के कट ऑफ, तो यहाँ पर भी यही डिक्लाइनिंग फेज दिख रहा है आपको। और इसके बाद एसटी कैटेगरी, ये देखिए अब हम बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के बारे में, जो कि इसका सेकेंड फेज है। जो मुख्य परीक्षा है इसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें से पहले से लेकर जो चौथा प्रश्न पत्र है ये सामान्य अध्ययन का होता है। इसको सामान्य अध्ययन 1, 2, 3 और 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इनमें से जो चारों प्रश्न पत्र हैं इनका जो समय है वो 3 घंटे है और जो पहले 3 प्रश्न पत्र हैं इसमें हर एक में 300 मार्क्स हैं और जो लास्ट है चौथा नंबर का इसमें 200 मार्क्स हैं। और ये जो चारों हैं ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में आयोजित किए जाते हैं। इनमें जो ये 4 प्रश्न पत्र इसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। इसमें जो पहला प्रश्न पत्र इसमें इतिहास और भूगोल है, जो दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न पत्र इसमें विज्ञान और तकनीकी है और जो चौथा प्रश्न पत्र इसमें कुछ नए सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं जैसे दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान और इसके अलावा लोक प्रशासन। इसके अलावा जो 5वां और 6ठा प्रश्न पत्र है ये केवल हिंदी माध्यम में आयोजित किया जाता है। 5वां प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी और व्याकरण का और जो कि 3 घंटे का होगा और इसमें 200 अधिकतम अंक होंगे। और जो 6ठा प्रश्न पत्र है वो हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का होगा जो कि 2 घंटे का होगा और इसमें 100 मार्क्स होंगे। इस तरह से कुल मेंस एग्जाम में 1400 मार्क्स रहेंगे। देखिए मुख्य परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 ये प्रश्न पत्र हैं ये दोनों सेम पैटर्न पर होते हैं और इन दोनों में ही अधिकतम 300 अंक होते हैं और इन दोनों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक खंड आ और एक खंड बा, और इन दोनों को 150 नंबर में डिवाइड किया गया है। इस तरह से टोटल मार्क्स 300 हो जाते हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसमें खंड आ और बा रहते हैं और दोनों में 150 नंबर रहते हैं और इस प्रत्येक खंड में 5 इकाइयां होती हैं और प्रत्येक इकाई को 30 अंक दिए गए हैं। इस तरह से प्रत्येक खंड में 5 इकाइयों में 30 अंक के हिसाब से हर एक खंड में 150 मार्क्स होते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड पेपर की जो ये इकाई है एक जिसमें 30 मार्क्स होते हैं, इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरे प्रकार के हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरे प्रकार के हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन तीनों तरह के प्रश्नों को हम मार्क्स वाइज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये प्रत्येक इकाई में 3 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न पर 3 अंक होते हैं। इस तरह से कुल 9 अंक होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 प्रश्न होते हैं और हर एक पर 5 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से कुल 10 अंकों के 2 प्रश्न होते हैं। और तीसरे होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ एक पूछा जाएगा जो कि 11 अंकों का रहेगा। इस तरह से कुल 11 अंक रहेंगे, इसलिए प्रत्येक इकाई में इस हिसाब से 11, 10 और 9 कुल 30 मार्क्स होते हैं। देखिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनका जो उत्तर है वो आपको 10 शब्दों में या एक पंक्ति में देना होता है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में या फिर 5 से 6 लाइन में देना होता है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको आपको 200 शब्दों में आंसर करना रहेगा। अब इस तरह यदि हम प्रश्न पत्र 1 और 2 इन दोनों की बात करेंगे टोटल कितने प्रश्न आएंगे, तो हर एक प्रश्न पत्र में 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो होंगे टोटल 90 मार्क्स के। 20
लघु उत्तरीय आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और इसमें 100 मार्क्स होंगे, और 10 आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये होंगे टोटल 110 मार्क्स के। इस तरह से जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर है वो 300 मार्क्स का हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है और याद रखने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। देखिए जो तीसरा प्रश्न पत्र है, इसका पैटर्न भी सेम पहले और दूसरे प्रश्न पत्र की तरह है, बस एक अंतर यह है कि इसे दो खंडों में ए और बी में डिवाइड नहीं किया गया है। इसमें जो है वो टोटल 10 इकाइयां रहेंगी, और हर एक इकाई में आपसे वही 3, 2 और 1 इस संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 10 इकाइयों में 30 अति लघु उत्तरीय और 20 लघु उत्तरीय और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 90, 100 और 110 मार्क्स के रहेंगे। टोटल इस तरह से ये जो प्रश्न पत्र है ये भी 300 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न पत्र। ये जो चौथा प्रश्न पत्र है इसका पैटर्न बाकी 3 जो प्रश्न पत्र है उनसे अलग है, और इसमें मार्क्स भी बाकी सबसे कम है। इसमें टोटल 200 मार्क्स है। ये टोटल 5 इकाइयों में डिवाइडेड है, लेकिन इसमें जो 5वीं इकाई है वो बाकी 4 से डिफरेंट है, और जो 4 इकाइयां शुरू की उनका पैटर्न इस तरह से कि इसमें हर एक इकाई में 40 मार्क्स है। इस तरह से 4 इकाइयों में टोटल 160 मार्क्स हो जाते हैं, और हर इकाई में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स का रहेगा ईच। इसके अलावा 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इसमें ज्यादा नंबर का है, 20 नंबर का है। इस तरह से ये जो प्रश्न पत्र है इसकी हर एक इकाई में कुल 40 मार्क्स है, और टोटल 4 इकाइयों में 160 मार्क्स हो जाते हैं। और जो 5वीं इकाई है ये भी 40 मार्क्स की है, लेकिन इसमें आपको 2 केस स्टडीज दी जाएंगी जिनके बारे में आपको लगभग 500 शब्दों में उत्तर लिखना है, और हर एक केस स्टडी में 20 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। इस तरह से 20 के हिसाब से ये 40 मार्क्स का हो जाता है, और टोटल जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाता है। इनके बाद आता है 5वां प्रश्न पत्र। ये भी 200 मार्क्स का होगा, और ये जो होगा वो सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इस प्रश्न पत्र में जो परीक्षा की प्रणाली है उसके हिसाब से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें ये भी मेंशन है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स में ये जो क्वेश्चन पैटर्न है इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए पहला प्रश्न जो है इसमें आपको 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने हैं जो कि 3 मार्क्स का है, और टोटल जो मार्क्स इस पहले प्रश्न के अलॉटेड है वो है 75 मार्क्स। इसके अलावा जो प्रश्न 2 है उसमें 2 सब क्वेश्चन होंगे, और ये अलंकार से रिलेटेड रहेगा, और इसमें हर एक प्रश्न पे 5 अंक होंगे। इस तरह से कुल 10 अंक इस क्वेश्चन में दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अनुवाद होगा। इसमें आपको एक अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में 2 तरह के अनुवाद करने होंगे, जो कि साइमल्टेनियसली 20 और 15 नंबर के रहेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है व्याकरण का प्रश्न, और इसमें 20 मार्क्स टोटल रहेंगे। फिर 5वां जो प्रश्न है वो प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली से रिलेटेड है, और इसमें भी 20 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका अपठित गद्यांश, इसमें भी 20 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। इसके बाद पल्लवन से संबंधित प्रश्न है जो 7वें नंबर का प्रश्न है, और इसमें 10 मार्क्स रहेंगे। और सबसे लास्ट में आपको करना है गद्यांश संक्षेपण, 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें, और इसमें आएंगे आपको 10 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो रहेंगे 200। इसके बाद आता है हमारा 6वां पेपर, जिसमें होंगे टोटल 100 मार्क्स। ये पेपर रहेगा हिंदी निबंध का। इसमें जो पहला प्रश्न आएगा वो उसमें आपको निबंध लिखना होगा, और इसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो 1000 शब्द रहेगी, और इसमें टोटल जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 50। इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि आपको समसामयिक समस्या और उसके निदान से संबंध में लेख लिखना होगा। इसमें टोटल जो आपकी शब्द सीमा है वो 500 है, और 25 इसमें अंक दिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसमें 2 सब क्वेश्चन भी रहेंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा हर एक, और इसमें जो शब्द सीमा है वो 250 रहेगी, और इसमें आपको प्रारूप लेखन करना होगा। देखिए अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा जो है उसका कट ऑफ के बारे में। देखिए 2018 का कट ऑफ है, और इसमें जो सबसे कम मार्क्स जिन पर डिप्टी कलेक्टर पे मतलब सबसे उच्च पद पर जो सिलेक्शन हुआ है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 946 नंबर पर हुआ है, फीमेल में 954 है, एससी में 913 है, फीमेल में 925 है, एसटी मेल में 845 है, और फीमेल में 846 है, ओबीसी में 942 है, और फीमेल में 954 है। और इसके अलावा जो अगर हम सबसे कम मार्क्स पर किसी चयन की बात करें तो वो हमें दिखता है सहायक जेल अधीक्षक, जो कि अनरिजर्व्ड में 887 पे हुआ है, और एससी में 851, 850, और एसटी में 778, 771। अगर आप देखें तो सबसे
उच्च पद पर और जो सबसे कम मार्क्स में जो सिलेक्शन हुआ उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब 60 अगर देखा जाए तो 60 मार्क्स का भी अंतर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन सिलेक्शन में नहीं है। मतलब कि ये सब जो आप देख रहे हैं अंतर, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस लेवल से इस लेवल तक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, ये सबसे उच्च पद जो एमपीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं अपनी राज्य सेवा परीक्षा में, उसमें उप जिला अध्यक्ष की बात करें, उप पुलिस अधीक्षक की बात करें, अधीक्षक जिला जेल की बात करें, आबकारी अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला पंजीयक। अब देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि अगर आप जिला पंजीयक की बात करें तो उनमें सबसे अंतिम जो कैंडिडेट है वो 945 पर सिलेक्ट हुए, और वहीं जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है उस पर 946 में सिलेक्ट हुए। मतलब एक ही मार्क्स का अंतर है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप जिला आबकारी अधिकारी देखें तो वहां पे भी ये सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से कह सकते हैं कि जो उच्च पद है इन पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल से इस लेवल तक आने के लिए। मतलब यहाँ पर एक नंबर, यदि एक नंबर और आ जाता है इनका या 2 नंबर आते तो ये शायद आज पहले नंबर के पद पे सिलेक्ट हो जाते। देखिए, अगर हम निचले पदों की बात करें तो वहां पे भी सेम यही सिचुएशन देखेगी। देखिए 888, 898, 887, यहाँ पर भी सेम वही पोजीशन। देखिए 851, 856, 851, 850, 870, 854। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन कहीं भी आपको ऊपर से नीचे तक इसमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही कम वेरिएशन में सारे पद आ जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसके बाद मुख्य परीक्षा का तीसरा चरण है साक्षात्कार, जो कि टोटल 175 मार्क्स का होता है। और साक्षात्कार से रिलेटेड एक इंडिविजुअल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको साक्षात्कार से संबंधित संपूर्ण जानकारी अलग से दी जाएगी। देखिए, अगर हम विभिन्न पदों की बात करें जिनका चयन इस परीक्षा के माध्यम से किया जाता है तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। मुख्य रूप से क्लास 2 और क्लास 3, ये दो पद हैं, इनके ऊपर चयन इस परीक्षा के द्वारा किया जाता है। जैसे कि डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, इसके अलावा डीएसपी का पोस्ट है, स्टेट अकाउंट सर्विस है, सेल्स टैक्स ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है। और अगर हम क्लास 3 की बात करें तो उसमें सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, ऐसी कई सारी पोस्ट हैं। ये सारी डिटेल आपको पीडीएफ में हम दे देंगे, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनके ऊपर इनका चयन किया जाता है, और इस लिस्ट की सहायता से आप अपनी प्रायोरिटीज को इसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद अगर हम इन पदों की सैलरी की बात करें या वेतनमान की बात करें तो जो द्वितीय श्रेणी है इसमें 15,600 से लेकर 39,100 का पे स्केल रहता है, और 5,400 या 5,400 रुपए ग्रेड पे रहता है। और जो तृतीय श्रेणी है इसमें 9300 से 34,800 ये रहेगा आपका पे स्केल, और 4,200 या 4,200 ग्रेड पे रहेगा। इसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी रहती है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये 7th पे कमीशन जो है उसका पे मैट्रिक्स है, और इसमें दोनों ही कैटेगरी, चाहे कैटेगरी 3 की बात करें या 2 की बात करें, इसमें जो फर्स्ट लेवल है, मतलब 4,200 का जो फर्स्ट लेवल है, उसमें जो प्रारंभिक आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400, प्लस माइनस जो एचआर है वो डिपेंड करता है सिटी ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से, वहां पर क्या चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से। और जो आप द्वितीय श्रेणी है इसमें जो आपका ग्रेड पे 5400 है, इसके हिसाब से जो फर्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 56,100। इसमें भी वही रहेगा कि इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा एचआरए की वजह से, क्योंकि वो हर सिटी में थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो ये आपकी प्रारंभिक सैलरी रहेगी यदि आप पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा के द्वारा सिलेक्ट होते हैं इन दोनों में से किसी भी श्रेणी के पदों पर। देखिए, अगर हम इन पदों पर भविष्य की बात करें, भविष्य की संभावना की बात करें या प्रमोशन पॉलिसीज की बात करें, तो इसमें दोनों तरह के ऑप्शंस रहते हैं। आप इंटरनल एग्जाम्स के द्वारा भी, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उनके थ्रू भी प्रमोट हो सकते हैं, और कई बार डिप्लॉयमेंट के थ्रू भी आप दूसरे जो विभाग हैं उनमें जाते हैं, कई उच्च पदों पर भी जाते हैं। जैसे कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर के पद की बात करें तो इसमें प्रमोशन के द्वारा आगे जाके आईएएस बना जा सकता है। यदि आप डीएसपी की बात करें तो इसमें भी संभावना है कि आप आगे जाके आईपीएस बने। इसके अलावा जो बाकी के जो पद हैं इसमें भी कई सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप आगे जा सकते हैं, और धीरे धीरे सेवा क्षेत्र है इसमें आप आगे बढ़कर विभिन्न उच्च पदों को पा सकते हैं। देखिए, यदि हम इस एग्जाम के लिए यदि परीक्षा रणनीति की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी एक ऐसी वन स्टॉप रणनीति या स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। देखिए, हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की एक रणनीति बनानी होती है, तभी वो उस एग्जाम को या किसी भी उसका जो गोल है उसको वो पा सकता है। अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें जो कि एक तरह से कह सकते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है,
तो कुछ पॉइंट्स वो हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो तैयारी उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि अंत में सभी कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी रणनीति के बारे में। कुछ बेसिक पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव चीजें ऐड कर पाए। सबसे पहले तो ये कि जो ये एग्जाम है, इसमें आपका मुख्य फोकस होना चाहिए मुख्य परीक्षा के ऊपर। इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये कि यही वो एग्जाम है जिसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट होते हैं, और दूसरा ये कि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इसके साथ साथ आप प्रारंभिक परीक्षा को भी काफी हद तक कवर कर लेंगे। ये बात अलग है कि दोनों का पैटर्न अलग है, ये डिस्क्रिप्टिव लेवल की परीक्षा है, वो फैक्चुअल है और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी ऐसी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम पार्ट आप इसमें कवर सकते हो। और जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में तो आप सभी कुछ कवर सकते हो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आप इसमें प्री और मेंस में साथ में कवर कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत करने होंगे। इसके लिए आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आप बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसको अपनी स्ट्रांग बना सकते हैं। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर ठीक करें, और इनके लिए आप जो बेसिक बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, इनको जरूर पढ़ें। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए है, और हायर लेवल के लिए जैसे 10th की है, 11th की, 12th की, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और साइंस के लिए, इसके लिए आप हायर लेवल की बुक्स को रेफर करें। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आप पुराने पेपर्स का एनालिसिस जरूर करें। उसके पीछे रीजन ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है या एग्जाम क्या डिमांड करता है, तब तक आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो डिमांड है क्या। तो पुराने पेपरों से तैयारी करके आप बहुत कुछ जान पाएंगे कि आखिर कोई भी पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी टॉपिक अगर पूछा जा रहा है बार बार, तो वो क्यों पूछा जा रहा है। इससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा और आप एक सिलेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। मतलब आप भटकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, और बहुत सिलेक्टिव तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे यदि आप पिछले पेपर्स को प्रॉपर वे में एनालाइज करते हैं। इसके अलावा एक चीज बहुत जरूरी है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। होता क्या है कि आप बहुत मेहनत करके प्री निकाल लेते हैं, आपने मेंस की भी अच्छी तैयारी की, मगर आप प्रॉपर वे में एक आंसर नहीं लिख पाते हैं। इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो फॉर्मेशन आपका आंसर का आपका क्या प्रोटोटाइप होना चाहिए, किस वे में आपको लिखना है, उसका आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा स्पीड भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है जो आपकी मेंस के एग्जाम में दिक्कत दे सकता है। इसलिए आप अपनी स्पीड पे भी ध्यान रखिए, और साथ ही जो आपका आंसर राइटिंग का पैटर्न है, फॉर्मेशन है, और जो भी आप उसका मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप इफेक्टिव राइटिंग कर पाएं और एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को लिख पाएं। इसके अलावा एक जरूरी चीज है कि आप समाचार पत्र पढ़ें। क्या होगा कि आप अपने आंसर में अगर कोई चीज कोट करना चाहेंगे या कोई चीज रिलेट करना चाहेंगे आज के टाइम से, कंटेम्परेरी टाइम से, तो आप वो समाचार पत्र पढ़ने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत से बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूज है वो कंटेम्परेरी है और आपका जो सिलेबस है वो एक फिक्स्ड सिलेबस है। दोनों चीजों को आपस में कोरिलेट करने से आपका आंसर काफी इफेक्टिव हो सकता है। साथ ही आप इसको पढ़ने से अपडेटेड रहेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि हाल फिलहाल में हो रही है और आप नहीं जानते हो। सेम चीज मैगजीन के लिए है। मैगजीन में ना केवल आपको कंटेम्परेरी या आपको करंट इफेक्ट से संबंधित चीजें मिलेंगी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कई लेख भी आते हैं मैगजीन्स में जो कि आपके नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैगजीन्स में अगर मुख्य रूप से बात करें तो पीडी हो गई, घटना चक्र है, इसके अलावा क्रॉनिकल है, इसके अलावा योजना है, ये सब आप पढ़िए और अपनी जो नॉलेज है इसको आप अपडेट रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टैटिकल डेटा को तैयार करने के बारे में। देखिए कई सारे ऐसे चीजें हैं जैसे पॉपुलेशन हो गई या फिर आपका कोई
एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैक्ट्स हैं या इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टैटिकल डेटा हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज करना चाहते हैं या आपको कहीं पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आप एक डेटा अपने हिसाब से तैयार करें, क्योंकि ये आप ही तैयार कर सकते हैं अपने लिए। आपको कभी कई जगह से मिलेंगे, लेकिन कंपाइल आपको करना पड़ेगा। इस वे में कंपाइल करना पड़ेगा आपको कि आपके काम वो आए और आप उन्हें समझ पाएं प्रॉपर वे में और सही तरीके से यूज कर पाएं, क्योंकि डेटा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन उसका कंपाइलेशन, उसको याद रखना और उसको मैनेज करना, ये आपका काम है। और अब जब भी आप अपने आंसर राइटिंग में कोई भी डेटा का यूज करते हैं जो कि ऑथेंटिक होता है, तो सिंपली आपके आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव बनाता है, बहुत ज्यादा वो एक प्रेजेंटेबल रहेगा। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ये डेटा का यूज जरूर करें। इसके साथ एक चीज ये भी है कि इस डेटा के साथ आप मैप, चार्ट्स और डायग्राम के साथ स्टडी करें। मतलब यदि आप कहीं पे फ्लो चार्ट डालना चाहते हैं या आप कोई एक को रिलेशन दिखाना चाहते हैं, कोई हायरार्की दिखाना चाहते हैं या आप कोई प्रोसेस को समझाना चाहते हैं, तो आप ये डायग्राम, चार्ट्स और मैप, इनकी तैयारी करें, इनको थोड़ा सा ड्रॉ करने की वजह डालें। इट विल मेक योर आंसर मोर इफेक्टिव। ये बहुत मदद करेगा आपको अपने आंसर को थोड़ा पावरफुल बनाने। देखिए, दूसरी चीज एक ये है जो सिलेबस है, इसके बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं करी, क्योंकि इसके बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो में पूरा प्रॉपर वे में समझाएंगे कि सिलेबस क्या है और कैसे उसकी एक एक जो सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक उसकी तैयारी करना है, उसके बारे में हम आपको इफेक्टिवली बताएंगे। मगर आज की तारीख में जो हम ये परीक्षा रणनीति की बात करें, उसमें सिलेबस की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका मेन फ्रेम है। इसके ऊपर चल के ही आप अपने प्रॉपर वे में तैयारी को कर पाएंगे। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये यहीं से पता चलेगा आपको। तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और इस सिलेबस को आप कोरिलेट करें पिछले पेपर के एग्जाम से। इसमें आपको एक चीज ये जरूर पता चल जाएगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जा सकता है। तो इससे आपको सिलेक्टिव तैयारी करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा जहां पे हमने ये दो बात की थी, मैगजीन और समाचार पत्र, इसके साथ हमने यहाँ पे लिखा है कीप योर सेल्फ अपडेटेड। तो उसका मतलब यह है कि आपको इंटरनेट का भी यूज करना है, एप्स का यूज करना है, आपको यूट्यूब का भी यूज करना है, क्योंकि सबसे तेजी से आज जो चीज अपडेट हो रही है वो इंटरनेट ही है। और आप इंटरनेट से जुड़े रहिए, और ऑब्वियसली बात है कि आप आज के स्टूडेंट हैं तो इंटरनेट से जुड़े ही होंगे, और आप इसके साथ जुड़े रहिए और अपने आप को अपडेटेड रहिए। कहीं पे भी आपको आउटडेटेड नहीं होना है, बिकॉज जो आपका एग्जाम है, यह एग्जाम भी अपने आप में धीरे धीरे अपडेटेड होता जा रहा है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप उसको तभी उसका सामना प्रॉपर रूप में कर पाएंगे जब आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन, इससे क्या होगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का मौका मिलेगा। आप जब बात करेंगे, जब आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो इससे आपका एक तो लॉजिक इंप्रूव होगा, दूसरा आप ग्रूम होंगे, बातचीत करने में खुलेंगे, तो आपको इंटरव्यू में इस चीज से सहायता मिलेगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिन भी लोगों से बात कर रहे हो, आप उसको एग्जाम ओरिएंटेड रखें। आपके साथ जो सेम आपके जैसे ही लोग रहेंगे, जो आपके जैसा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ आप ये ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनिए, और आप अपने आप की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी ग्रूमिंग स्किल्स हैं, इनको आप अपडेटेड करें, उनको आप सुधारें। तो ये आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी इंटरव्यू के टाइम पे। इसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, और आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, इसमें आप हमेशा क्वालिटी का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि क्या है कि मॉक टेस्ट के नाम से आजकल बहुत सारी फालतू की चीजें भी अवेलेबल हैं, मगर आपको सिर्फ वही चुनना है जो सच में क्वालिटी वाइज प्रॉपर हो और जो आपके एग्जाम की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। तो ये आप सिलेक्टिव बेस पर मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी को एक धार मिलती रहेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप फोकस्ड रहें और कॉन्फिडेंट रहें, और कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज इसलिए ना हो क्योंकि आपको सैकड़ों तरह का मटेरियल, हजारों तरह का मटेरियल हर जगह मिलेगा, हर जगह अवेलेबल है, मगर ये हर चीज काम की नहीं है, और इससे आप कंफ्यूज ही होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप फोकस्ड रहें और कॉन्फिडेंट रहें, और केवल वही चीज चुनें जो कि आपके एग्जाम में काम आए। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चीज चूज करें, पहले उसे खत्म करें, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं या नेक्स्ट मटेरियल पे जाएं। आप पहले अपने फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करें, देन आफ्टर यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट टास्क। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी स्टडी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर इसको बताइएगा, आपने कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है या आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के बारे में और एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड मटेरियल के बारे में, मतलब बुक्स और मैगजीन्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।